ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए विधिक सहायता से सशक्तिकरण विषय पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक माननीय न्यायमूर्ति श्री तीरथ सिंह ठाकुर से भेंटवार्ता। भेंट करता है वरिष्ठ प्रसारण कर्मी भीम प्रकाश शर्मा। न्यायमूर्ति जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। न्यायाधीश महोदय, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित किया गया था। क्या आप मानते हैं कि समाज के सभी वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं देने के अपने उद्देश्य में ये अधिनियम सफल रहा है? ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट है 1987 87 में बना, ये आर्टिकल 39A जो कॉन्स्टिट्यूशन में 42वीं अमेंडमेंट जो 3 जनवरी 1977 को लागू हुई, उसके तहत बनाया गया। आर्टिकल 39A जो है उसके मुताबिक फ्री लीगल एड जो है, यानी मुफ्त कानूनी सहायता या मदद, वो किसी भी शहरी को, अगर वो गरीब है, इस काबिल नहीं कि वो अपना केस खुद प्लीड कर सके या वकील कर सके, उसके लिए बनाया जाए। ये माना गया कि समाज में कोई ऐसा तबका जिसको कानूनी इंसाफ लेने के लिए कोई दिक्कत आती हो तो उसकी मदद के लिए कोई बंदोबस्त किया जाए, कोई उसके लिए प्रोविज़न बनाया जाए। उसके सिलसिले में ये कानून बनाया गया और इसमें बुनियादी इसका जो मकसद है वो ये है कि इंसाफ के लिए, न्याय के लिए गरीब और अमीर में कोई फ़र्क ना हो। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि चूँकि एक गरीब आदमी एक अमीर आदमी के ख़िलाफ़ मुकदमा लड़ रहा है तो दोनों की जो माली हालत है उसकी वजह से लड़ाई जो है वो नाबराबरी की होती है। चुनांचे इस किस्म के केसेस जिनमें कि गरीब आदमी अपने आप को कानून के सामने बेहतर तरीके से पेश ना कर सकता हो, अपना मुकदमा ना लड़ सकता हो, उसके लिए ये कानून बनाया गया कि सरकार जो है उससे मदद करे ताकि कानून के मुताबिक इंसाफ हासिल करने में उसको उसकी माली हालत जो है उसके सामने कोई परेशानी न पैदा करे और वो अपनी बात रख सके कानून के सामने, उसको बराबरी का मौका दिया जाए अमीर आदमी के बराबर। जी बिल्कुल, बस इसी गर्ज से ये कानून बना है। और इसके मुताबिक ये सिर्फ कानूनी सहायता के लिए नहीं है, कानूनी मदद के लिए नहीं है, बल्कि इसमें कानूनी वाकफियत या अवेयरनेस या लिटरेसी जिसे हम कहते हैं वो भी फैलाई जाए लोगों के अंदर, वो उन लोगों को, उस तबके के अंदर जो पसमानदा है, जो पिछड़ा हुआ है, जो गरीब है, जिन्हें अपने हकूक़ से, अपने जो उनके राइट्स हैं उनसे कोई वाकफियत नहीं है, उनको उनके राइट्स से वाकफ़ कराया जाए। तो ये दो इसके जो पहलू हैं ये बेसिक और बड़े इम्पॉर्टेंट पहलू हैं कि मदद दी जाए जिसको ज़रूरत है, और अगर किसी को मालूम नहीं कि उसके क्या हक़ हैं और उसके लिए क्या क्या रेमेडीज़ हैं तो वो अवेयरनेस वो भी इस कानून के तहत लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ जो हैं, जो सेंट्रल में भी है और स्टेट्स में भी हैं, वो ये काम करें। तो इस कानून का बुनियादी मकसद यही है। न्यायमूर्ति जी, आप सभी को न्याय सुलभ कराने के उद्देश्य के प्रति शुरू से ही बहुत समर्पित रहे हैं और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक होने के नाते आपके कार्यकाल में आपने ऐसे कौन से नए कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे आम आदमी को न्याय सुलभ हो सके और वो अपनी बात न्यायालय में कह सके न्याय के लिए? काफ़ी अरसे से 1987 से लेके तकरीबन पिछले 2 साल तक ज़्यादातर काम जो लीगल सर्विस अथॉरिटी थी वो सिर्फ किसी ज़रूरतमंद को मुफ्त वकील देने का करती थी कि अगर किसी को ज़रूरत हो वो अपना केस पेश नहीं कर सकता, बहस नहीं करवा सकता, मुकदमा नहीं लड़वा सकता, तो उससे हम वकील देते थे और ये काम जो था ये हमारा मेन काम था। लेकिन कुछ अरसे से हमने ये रोल जो है इसे हमने इम्प्रूव किया हुआ है। हमने इस रोल में काफ़ी इसका फैलाव बढ़ाया है। जैसे कि हमने पिछले 2 साल में जब से मैं इस अथॉरिटी से जुड़ा हूँ उसमें हमने नेशनल लोक अदालत जो हैं वो स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स के ऊपर वो की हैं, जिसका मतलब ये है कि ख़ास सब्जेक्ट के ऊपर एक ही दिन सारे मुल्क में सभी रियासतों में सभी स्टेट्स में लोक अदालत की जाती है। मान लीजिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स की केसेस हैं तो हमने एक दिन तय किया है, एक दिन फिक्स किया है, जबकि
तमाम वो केस जो मोटर एक्सीडेंट के साथ जुड़े हुए हैं उनको उठाया जाए, उनको फैसला, उनको निपटाने का काम किया जाए। उसी तरह हमने दूसरे सब्जेक्ट्स में भी, जैसे पब्लिक सर्विसेज हैं, उसके सिलसिले में हमने लोक अदालत की हैं, नेशनल लोक अदालत करने का सिलसिला जारी किया है। बैंक से लोग कर्ज़ा लेते हैं और फिर उसके सिलसिले में मुकदमे होते हैं, तो हमने बैंक्स के मुतल्लिका जो केसेस हैं उनको निपटाने के लिए भी नेशनल लोक अदालत एक दिन फिक्स की है, ताकि वो लोग जो बैंकों के साथ उलझे हुए हैं उनको राहत मिले और ये जो मुकदमे हैं ये इनका फैसला हो। तो इस तरह से हमने प्रोग्राम जो एक नया शुरू किया है, जिससे कि काफ़ी लोगों को राहत मिली है। इसके अलावा हमने कोशिश की है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो बहुत ही समाज के कमज़ोर तबके हैं, उनके लिए हमने 7 अलग अलग से स्कीम्स बनाई हैं। ख़ास तौर पे अब जैसे मान लीजिए हमने एक स्कीम बनाई है विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो है ये भी एक ऐसी दी जाती है, उसके सिलसिले में कई लोग जो हैं उससे पीड़ित हैं, वो उनकी मदद की जाए। और कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन यानी वो लोग जो जिस्म फरोशी में हैं, जो औरतें, उनकी मदद के लिए, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए एक हमने स्कीम बनाई है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तकरीबन 46 करोड़ लोग आज देश भर में काम कर रहे हैं और उनके राइट्स जो हैं, उनके हक जो हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी, उन तक अवेयरनेस फैलाने के लिए भी हमने एक स्कीम बनाई है जिसे हम वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्कीम कहते हैं। इसी तरह चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज के लिए स्कीम बनाई है। जो लोग दिमागी तौर पे बीमार हैं उनके हक व हकूक़ को बचाने के लिए भी हमने एक स्कीम लॉन्च की है। ट्राइबल्स, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, तो उनके हक और हकूक़ को बचाने के लिए और उनकी एनफोर्समेंट के लिए भी हमने एक स्कीम बनाई है जिसमें हम ट्राइबल्स की मदद करते हैं। ड्रग अब्यूज़ सारे देश में एक बड़ी समस्या बन चुका है। विक्टिम्स जो हैं, जो लोग इसमें पीड़ित हैं, उनके लिए भी, उनकी मदद के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमने एक स्कीम बनाई है। उसी तरह सारे मुल्क में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दर्जनों जो गरीबों की मदद के लिए स्कीम्स बनी होती हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि उन स्कीम्स का फ़ायदा उन लोगों तक नहीं पहुँचता। तो चुनाचे हमने एक स्कीम बनाई है जिसमें उनके साथ जुड़ेंगे, उनकी मदद करेंगे जिनके लिए वो स्कीम्स बनी हैं, लेकिन उन स्कीम्स का फ़ायदा जो है वो उन तक नहीं पहुंच रहा। चुनाचे अगर किसी आदमी को मान लीजिए आरोग्य स्कीम है, बीमार हैं तो उसको मदद की आवश्यकता है, चुनाचे उसको जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो उसकी बात नहीं सुन रहा, तो उसमें हम उसकी मदद करेंगे। उसी तरह ओल्ड एज पेंशन स्कीम है या विडो स्कीम है या कोई और दूसरी स्कीम है जिसमें कि हक तो दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो स्कीम बनी है, पैसा भी है, लेकिन चूंकि नहीं मिल रहा उसे, उसमें हम लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ वो उसकी मदद करेंगे। तो ये स्कीम्स हमने लॉन्च की हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में लॉन्च हुई थी पिछले साल, जबकि मैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का, और अब हम इन स्कीम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। वकील जो हैं हमारी तरफ से जो पेश होते हैं, जो हम गरीबों को प्रोवाइड करते हैं वकील, उनकी क्वालिटी के ऊपर भी कई दफ़ा सवाल उठता है कि साहब वो वकील वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, उनको तजुर्बा नहीं है, वो कानूनी तौर पे उनको ज़्यादा वाकफ़ियत नहीं है, वो काबिल नहीं है। इसलिए हमने उनकी ट्रेनिंग करने का भी अपना प्रोग्राम शुरू किया है। हमने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इस सिलसिले में शुरू किए। आपने अभी लोक अदालत की बात करी, लंबित मामलों को निपटाने के लिए लोक अदालतों से कितनी मदद मिल पाई है? लोक अदालत 2 किस्म के केसेस हम डील करते हैं। एक वो केस हैं जो अदालत में आ चुके हैं, पेंडिंग हैं, और उनको जज साहबान जो हैं वो लोक अदालत में रेफ़र करते हैं और वहाँ पे उनका निपटारा होता है। दूसरे किस्म के केस ऐसे हैं जो अभी अदालत तक नहीं पहुँचे, लेकिन वो पहुँचने वाले हैं। वो चूँकि झगड़ा हो चुका है दरमियान पार्टीज़ के और किसी वक्त भी वो अदालत में पहुँच सकते हैं। तो ये 2 कैटेगरीज़ हैं जिसे हम कहते हैं पेंडिंग केसेस
की कैटेगरी, और प्री लिटिगेशन यानी लिटिगेशन शुरू होने से पहले केसेस जो हैं वो भी लोक अदालत में आते हैं। प्री लिटिगेशन केसेस जो हैं वो ज़्यादातर बैंक के मुतल्लिका हैं। मान लीजिए किसी ने कर्जा लिया है, उधार लिया है और वो दे नहीं रहा, तो बैंक जो है सोच रहा है कि साहब मैं इसके खिलाफ मुकदमा करूं। बजाय मुकदमा करने के सीधा वो अगर लोक अदालत में आते हैं तो हम जो कर्जदार है उसको बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि मुकदमाबाजी के बगैर ही ये फैसला हो जाए आपस में। चुनांचे उस किस्म के बहुत से केसेस हमने पिछले 1-2 साल में लिए हैं जिसमें अरबों रुपयों का सेटलमेंट हुआ है। पिछले अप्रैल 2015 से लेके मार्च 2016 तक के इस अरसे में हमने तकरीबन 1,52,00,000 केसेस जो हैं सेटल किए हैं इस पीरियड में, और 1,28,217 केसेस जो हैं वो MSCT के हैं। और टोटल जो केसेस हमने सेटल किए इस पीरियड में, और उसमें जो अमाउंट सेटल किया गया, जो कॉम्पनसेशन दी गई, 2,715 करोड़ रुपयों की रकम जो है वो MSCT केसेस की ही वो सेटलमेंट अमाउंट है। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। इसमें आप देखिए जो पेंडिंग केसेस हैं जो नेशनल लोक अदालत में फ़ैसला हुए वो तकरीबन 61,58,564 हैं, और जो प्री लिटिगेशन है वो 1,60,00,000 के करीब केसेस जो हैं प्री लिटिगेशन में सेटल हुए हैं। प्री लिटिगेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि साहब ये मुकदमे अदालत तक पहुंचने ही नहीं पाए, ये इनका निपटारा अदालत में किसी किस्म का बोझ वज़न डाले हुए ही हो गया। ये एक बहुत बड़ा अपना योगदान है, क्योंकि अदालतें वैसे ही केसेस से भरी पड़ी हैं। सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, बल्कि 3 करोड़ केसेस आज छोटी अदालतों में पड़े हुए हैं। और अगर ये काम नालसा या स्टेट अथॉरिटीज़ न करती तो जाहिर है कि ये केस भी जो थे वो अदालतों में जाके उनमें जुड़ जाते। तो प्री लिटिगेशन जो है इसका एक और फ़ायदा लोगों को ये है कि जिसने पैसे लेने हैं वो उसको न कोर्ट फीस देने की ज़रूरत है, न वकील करने की ज़रूरत है, और न फिर अपील दर अपील अदालतों में भटकने की ज़रूरत है। प्री लिटिगेशन से न सिर्फ पार्टीज़ को फ़ायदा होता है क्योंकि जल्दी निपटारा हो जाता है और निजात मिलती है खर्चे से और परेशानी से, बल्कि जुडिशल सिस्टम जो है हमारा उसके ऊपर जो बोझ आना चाहिए था इन केसेस की वजह से वो नहीं आता है, उससे हमारा बचाव हो जाता है। दोनों केसेस जो लिटिगेशन वाले या पेंडिंग केसेस और प्री लिटिगेशन केसेस दोनों ही हमारी अदालतों के लिए बड़े कारआमद साबित होते हैं। इसीलिए जज साहिबान भी हैं जो हैं वो भी इसमें हिस्सा लेने में बड़े उत्सुक होते हैं, बड़े एंक्शस होते हैं कि साहब क्योंकि ये केस अगर ऐसे सेटल ना हो तो ये आके अदालतों के दरवाज़ों पे अदालतों में पड़े रहेंगे और सालों साल पड़े रहेंगे, जिससे लोग भी परेशान होंगे और सिस्टम भी बोझ के नीचे आएगा। न्यायमूर्ति, नवंबर 2015 में तत्कालीन कानून मंत्री ने और सरकार ने 7 नई योजनाओं की शुरुआत की थी जो कानून को लेकर के थी, कानून की मदद को लेकर के थी। मैं चाहूँगा कि उन योजनाओं पर भी आप प्रकाश डालें। देखिए वो स्कीम्स तो हमने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी स्कीम्स बनाती है, उन स्कीम्स को बनाने से पहले हम रीजनल लेवल के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जहाँ पे तमाम स्टेट अथॉरिटीज़ वो आके उस पर कंट्रीब्यूट करती हैं, डिबेट होती है, तमाम उस डेलिब्रेशन के बेसिस के ऊपर हम स्कीम बनाते हैं। अब जब हमने स्कीम लॉन्च कर दी तो उसके बाद स्टेट जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं उनको हदायत होती है कि वो उन स्कीम्स को आगे चलाएं। ये स्कीम्स, इन पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से आती है। चुनांचे ये पैसे जो हैं इन स्कीम्स के ऊपर खर्चने के लिए हमने हदायत जारी की होती है। वो काम जो है बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में ये स्कीम्स ये लोगों को बहुत कारआमद साबित होंगी। ख़ास तौर पे गरीब तबका जो है उसके लिए ये स्कीम्स हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 4-5 सालों में देखोगे कि ये स्कीम्स हर तबके में इनकी जांच होगी, इतना के मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन होगी। बल्कि हमने इन स्कीम्स को पॉपुलर करने के लिए कम्युनिटी रेडियोज़ पे भी इनको हमने लाया है। वहाँ पे कम्युनिटी रेडियोज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दूरदर्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं, आकाशवाणी का के ज़रिए भी हम इन स्कीम्स को पॉपुलर बनाने के लिए अपना कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा
हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, जिनको हमने बड़ी तादाद में ट्रेन किया है, इस वक्त सारे मुल्क में तकरीबन 1 लाख ऐसे लोग हैं जिनको हमने पैरालीगल वॉलंटियर्स के तौर पे ट्रेन किया हुआ है, जिनमें से अभी 10,000 लोगों को शायद हमने एक्चुअली एम्प्लॉय किया, लेकिन ये लोग ट्रेन हो चुके हैं। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे ये लोग फील्ड में आएंगे। लेकिन आज एक बहुत बड़ी तादाद में लोग लीगल एड के सिलसिले में जुटे हुए हैं, जिसमें वकील साहबान हैं, जज साहबान हैं और पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं। हमें तो ये खुशी है कि सिर्फ जुडिशरी से ही नहीं बल्कि दूसरे जो शोबे हैं, जो दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। जब भी हम लोक अदालत करते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं तो गवर्नमेंट के दूसरे जो महकमे हैं जहाँ पे मुकदमे पड़े हैं, जैसे कि रेवेन्यू के मुकदमे हैं, जहाँ इंतकाल है, कोई किसी और रेवेन्यू का झगड़ा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ लोगों के झगड़े हैं, वो तमाम इश्यूज़ भी वो सामने आ जाते हैं, उनका निपटारा भी होता है। मुझे लगता है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी ने बहुत अहम रोल अदा किया है सारे इस कंट्री में, इस मुल्क में, और अगले आने वाले वक्तों में ये और ज़्यादा पॉपुलर होगा, इसमें और ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएंगे। न्यायाधीश महोदय, सभी को शीघ्र और सुलभ न्याय के उद्देश्य से लीगल सर्विस क्लिनिक की भी शुरुआत की गई है। इससे आम आदमी को किस तरह से जोड़ा जा सकता है और उसको फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है? देखिए, लीगल एड क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट था, चूँकि लोग ज़्यादातर गाँव में रहते हैं और जो शहरों में रहते हैं वहाँ पर भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ के कानूनी मशवरे के लिए लोगों के पास कोई मीन्स नहीं है, माली हालत है, कमज़ोर है। इस सिलसिले में हमने ये सोचा कि हम लीगल एड क्लिनिक्स खोलें जहाँ पे कि हम लीगल एड लॉयर्स जो हैं उनको डिप्यूट करें, वो वहाँ जाएं और किसी भी शख्स को कोई भी कानूनी मशवरा लेना हो, कोई कानूनी उसके परेशानी हो, तो वो उस क्लिनिक में जाके मुफ्त मशवरा ले सके। चुनांचे ऐसे हुआ है कि सारी स्टेट्स में ये लीगल एड क्लिनिक्स बनाई गई हैं जहाँ पर कोई भी आदमी जाके मशवरा ले सकता है। जैसे मेडिकल में होता है फर्स्ट एड, वैसे ही एक क्लिनिक होती है। मामला पेचीदा हो तो उसे फिर आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, उसके लिए वो जो लीगल एड क्लिनिक का इंचार्ज है, वकील या जो भी हमारा पैरालीगल वॉलंटियर अगर वहाँ बैठा है, वो फिर उसे आगे का रास्ता दिखाता है कि आपका मुकदमा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको फ़लाँ जगह जाना चाहिए। चुनांचे उसे आगे गाइड करता है। जो हमने नेटवर्क बनाया है, इसका फ़ायदा बुनियादी तौर पे ये होता है कि ऐसे लोग जिन्हें मशवरे के लिए वकील के पास जाने के लिए भी पैसे ना हों, तो उन्हें एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ वो मुफ्त मशवरा कर सकते हैं। तो हमने ये जो लीगल एड लॉयर्स हैं, इनको ट्रेन किया हुआ है, इनको हमने बाज़ाब्ता रिकॉर्ड रखने के लिए हदायत की हुई है। वो अगर कोई भी आदमी वहाँ जाता है, उसकी क्या समस्या है और उसको क्या मशवरा दिया गया, उसका भी एक थोड़ा सा ब्रीफ हम वहाँ पे रिकॉर्ड रखते हैं, क्योंकि वकील को हम पैसे देते हैं, उसकी फ़ीस देते हैं और ये भी देखते हैं कि क्या वो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसकी निगरानी के लिए भी हमने बंदोबस्त किया हुआ है। वरना कई दफ़ा ऐसा होता है कि साहब क्लिनिक तो खोला है, शायद वकील साहब ही नहीं जा रहे और पैसे निकाल रहे हैं। तो इसलिए ये तमाम चीज़ों को उसमें करने के लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं, जिससे कि वकील साहब वहाँ जाते हैं, वो क्या काम करते हैं, उन्होंने किसको मशवरा दिया, क्या मशवरा दिया, वो भी हम उसकी निगरानी भी रखते हैं। तो लीगल एड क्लिनिक्स भी जो हैं गरीब लोगों के लिए बड़े कारआमद हैं। बहुत जैसे मेडिकल क्लिनिक्स होती हैं, वैसे ही लीगल एड क्लिनिक्स का भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो इमीडिएट आपकी प्रॉब्लम है, जो बिल्कुल फ़ौरन आपको कोई मशवरा करना है, तो उसके लिए वो लोग वहाँ पे मदद करते हैं। न्यायाधीश महोदय, नालसा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने जैसे कहा कि वकीलों की आप मदद लेते हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स आपके पास हैं, क्या समाज के प्रतिष्ठित लोगों को या जाने माने लोगों को भी आप इसमें शामिल करते हैं? क्योंकि भारत का जो गांव है वो पंचायत है और पंचायत में ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो समाज में, उस गाँव में लोगों तक पहुँच रखते हैं। मुल्क इतना बड़ा है, 130 करोड़ आबादी है इस मुल्क में, जिसमें कि 70% लोग जो हैं वो गांव में रह रहे हैं और जो टोटल आबादी हमारी उसमें तकरीबन 33% लोग तो बिलो पावर्टी लाइन है, बहुत गरीब हैं। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। इस बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसमें करोड़ों लोग शामिल हैं, जिनकी मदद करने की ज़रूरत है, जिनको उनके हक दिलाने की ज़रूरत है, उन तक पहुँचने की ज़रूरत है, गाइड करने की ज़रूरत है।
तो ये काम जो है ये कोई छोटा या मामूली काम नहीं है, और इसमें कोई भी सरकारी अदारा जो है वो अगर अकेले ही लगा रहेगा तो वो कुछ ज़्यादा कामयाबी नहीं होगी। इसमें हमने ये कोशिश की है कि हम क्रेडिबल यानी जो काबिल एतबार ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी हम अपने साथ जोड़ें, उनके साथ पार्टनरशिप करें। हमने बल्कि रूल्स बनाए हैं कि हमारे पास कई लोग NGOs आते हैं कि सब हम काम करना चाहते हैं, अब हमारी माली तौर पे मदद करिए। तो कुछ अरसे से वो मदद दी जा रही थी, फाइनेंशियल सपोर्ट उनको दी जा रही थी, लेकिन हमने उसको रैशनलाइज करने के लिए, उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बाज़ाब्ता रूल्स बनाए हैं कि हम किन किन NGOs के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, और वो NGOs जो हैं कैसे क्वालिफाई करेंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है अपने आप को लोग NGO तो मान लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ पैरामीटर्स रखें कि अगर हमारे साथ जुड़ना है, हमारी तरह काम करना है, गांव में करना है, शहर में, झुग्गी झोंपड़ी में करना है, कहीं करना है, तो वो बताएं कि क्या काम करते हैं, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या क्रेडिबिलिटी है उनकी, तो उसके मुताबिक हम उनको भी जोड़ते हैं। और इस तरह से हम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ते हैं। और जो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं वो आम तौर पे गाँव के जो नामी लोग हैं, का वो एक रिटायर्ड टीचर है या कोई और रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिसने अपनी ज़िंदगी अब कैरियर अपना फारग होके समाज के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको क्योंकि थोड़ा वाकफ़कार भी है, उसे मालूम भी है, तो वो जो है हमारे साथ जुड़ता है। हम उसे पैरालीगल वॉलंटियर बनाते हैं ताकि वो हमारी मदद कर सके और उसकी जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा हम उठाएं। तो इस तरह से एक ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट जो है तभी कामयाब होगी जब सभी जो राइट थिंकिंग लोग हैं, जो सही सोचते हैं, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, वो इसके साथ जुड़ें। और हमारी कोशिश भी है कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ें जिनका कोई अपना स्वार्थ ना हो, जिसमें सेल्फिश कोई मोटिव ना हो, ईमानदारी से काम करते हैं और जो अपना इसको एक मिशन के तौर पे एक सेवा भाव से वो काम करें। तो यही है। न्यायाधीश महोदय, आपने अभी खुद कहा कि गाँव में गरीब तक लीगल एड पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन एक शिकायत हमेशा लोगों की रही है कि शहर तक तो सब सुविधाएं पहुंचती हैं, जो लीगल एड्स क्लिनिक हैं, नालसा के जो फ्री लीगल सर्विस है, लेकिन गांव तक ये नहीं पहुंच पाती है। लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऐसा है, और अगर उनको ये सुविधा चाहिए तो उनको कलेक्ट्रेट तक शहर में आना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आना पड़ता है। तो लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, उनको कैसे बताया जाए कि ये सर्विस आपके लिए है, हम आपके लिए हैं, आप आएँ और इसका लाभ उठाएं। आप ठीक कह रहे हैं। एक वक्त था जब हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को कहते थे आप गांव में जाओ और आप जाके वहाँ लोगों से मिलो, आप उनको समझाओ, लेकिन वो जो प्रोग्राम था वो उतना कामयाब नहीं हो सकता था। लेकिन क्योंकि कितने एक बच्चे कॉलेज को अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ के गाँव में जाके लोगों से बात करेंगे, उनके हक हकूक़ की बात करेंगे, उनको फ़ायदा देने की बात करेंगे। और ये कॉलेज के बच्चे वैसे भी खुद भी अपना अभी सीख रहे हैं कानूनी, इनको सारी चीज़ों से वाकफियत नहीं होती। हमने मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच रखी है, जिसमें हमने पैरालीगल वॉलंटियर्स को रखा है, जिसमें हमने दूसरे जो महकमे हैं उनके साथ कन्वर्जेंस की है। कुछ ऐसे महकमे भी हैं जो पहले ही काम कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे एडल्ट एजुकेशन वाले काम कर रहे हैं, रेवेन्यू वाले काम कर रहे हैं। तो जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम इन लोगों को भी अपने साथ जोड़ते हैं ताकि हमारी जो रीच है, हमारी जो पहुंच है, वो और ज़्यादा हो सके। जैसे मैंने कहा कि देश बहुत बड़ा है और इसमें आबादी बहुत ज़्यादा है, चनाचे ये एफ़र्ट जो है इसमें हम लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि साहब जो जज साहिबान जो इस काम में जुटे हुए हैं वो उनकी ईमानदारी या उनकी जो डेडिकेशन या उनकी जो कमिटमेंट है उसके ऊपर कोई शक है। लेकिन चूँकि चैलेंज इतना बड़ा है कि इतना भी काम कर लो वो भी कम साबित होता है। उसके बावजूद जैसे मैंने बताया आपको कि हम रेडियो का सहारा ले रहे हैं, दूरदर्शन के सहारा ले रहे हैं, कम्युनिटी रेडियो का ले रहे हैं, स्कूल और दूसरे इंस्टीट्यूशंस का सहारा ले रहे हैं, उनकी मदद ले रहे हैं। और हमारे लोग जो हैं पैरालीगल वॉलंटियर्स और जनाब दूसरे जो ऑफिसर्स और जो कार्यकर्ता हैं वो सब ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिसमें कि जो अवेयरनेस की बात होती है, लोक अदालत में भी अवेयरनेस की बात होती है। जैसे आपने देखा कि एक साल के अंदर करोड़ों
मुकदमे फैसला हुए जिनका लोग तो करोड़ों लोगों ने फ़ायदा उठाया उससे। तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी है हमारी, और हमें लगता है कि साहब इसमें अगर इसी तरह काम चलता रहा तो बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अक्सर न्यायाधीश महोदय ये भी कहा जाता है कि जिस तरह की जो लीगल एड सर्विस हैं या क्लिनिक्स हैं, उन पे जो वकील वहाँ उपलब्ध होते हैं वो उस स्तर के नहीं होते जैसे होने चाहिए, या वो उतनी दिलचस्पी नहीं लेते मुकदमों में जितनी उनको लेनी चाहिए अगर एक प्राइवेट वकील आप हायर करते हैं तो। इससे कई बार जो आम आदमी थोड़ा निराश हो जाता है, वो ये सोचता है कि शायद ये वकील उतनी मेरी मदद करेगा नहीं, और हो सकता है कि वो आदमी कोई बात कहे, अपना पॉइंट रखे और वो कहे कि नहीं 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 इसकी इस मुकदमे में ज़रूरत नहीं है, जबकि उसकी नज़र में वो बहुत अहम मुद्दा होता है। तो आप मानते हैं कि अगर नामी ग्रामी वकील इसके साथ जुड़ें, रिटायर्ड जजेज इसके साथ जुड़ें, तो लोगों का उसमें विश्वास जगेगा कि हाँ मेरे मुकदमे की पैरवी वैसी हो पाएगी जैसी एक प्राइवेट वकील अगर मैं हायर करता। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ये एक जनरल इम्प्रेशन तो था। हमने अलग अलग तरीके से इसका हल निकाला है। एक तो ये हमने किया है कि हमारे जो लॉयर्स हैं, जो वकील हैं, एम्पैनल्ड हैं, वो सिर्फ नए वकील नहीं हैं, कुछ सीनियर लोग जो हैं हर जगह हमने एम्पैनल किए हैं। और मुझे बात कहते हुए खुशी होती है कि सीनियर वकील भी जो हैं, जो अच्छे नामी ग्रामी वकील हैं, का वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट में हैं या कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, अच्छे वकील, वो भी अपना वक्त वो गरीबों के लिए देने के लिए तैयार हैं। कई मुकदमे वो भी मुफ्त करते हैं। 23 साल से मैं जज हूँ। मैंने जब भी किसी बड़े वकील को, किसी नामी ग्रामी वकील को किसी गरीब की मदद करने के लिए रिक्वेस्ट की है तो उसने कभी इनकार नहीं किया। उसने बाकी काम छोड़ के उस केस का अपना निपटारा किया। वो सिलसिला आज भी है अदालतों में। जब भी कोई कोर्ट में हम देखते हैं कि साहब कोई आदमी वो अपना मुकदमा अच्छी तरह पेश नहीं कर सकता, तो हम किसी भी सीनियर वकील को कहें तो कभी किसी वकील ने इनकार नहीं किया। तो हमारे जो पैनल है उसमें सिर्फ यंगस्टर्स, जो नए कोई नौजवान लड़के या लड़कियां जो वकालत में आई हैं वो नहीं है। हमारे पास सीनियर लोग भी हैं जो मुकदमे करते हैं। दूसरा हमने जो किया कि चूँकि ये बात दुरुस्त है कि ज़्यादातर जो लोग हैं जो इस एरिया में काम करने के लिए वो होते हैं जिनके पास वक्त होता है, क्योंकि इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि उनके पास वक्त है, एनर्जी है कि साहब वो मेहनत कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि वो इससे तजुर्बा हासिल करते हैं और वो अच्छी तरह अपना बड़े जोश व खरोश से वकालत करते हैं। तो हमने इन लोगों को ट्रेन करने की कोशिश की। हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे हैं हर स्टेट में। हर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उन्होंने पैनल लॉयर्स को ट्रेन करने के प्रोग्राम रखे हुए हैं। हमने मॉड्यूल बनाए हैं। दिल्ली में नालसा ने, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने, हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें कि हमने ट्रेनर्स को ट्रेन किया ताकि वो ट्रेंड ट्रेनर्स जो हैं उनको हम सारे देश में भेजें। हर स्टेट से हमने 3-3, 4-4 लोग मंगवाए जिनको हमने ट्रेनर बनाया ताकि वो जाके फिर पैनल लॉयर्स को अपनी स्टेट में ट्रेन कर सकें। तीसरी बात जो हमने की वो ये था कि ये कहा जाता था कि साहब आप चूँकि फ़ीस कम देते हो इसलिए कोई अच्छा वकील जो है वो आपके मुकदमे करने के लिए तैयार नहीं। तो हमने उसके सिलसिले में भी पिछली मीटिंग जो हुई सेंट्रल अथॉरिटी की, उसमें हमने ये फ़ैसला किया कि हम फ़ीस जो है उसका स्केल बढ़ा देंगे और हमने मिनिमम फ़ीस उसको बढ़ा दिया है और स्टेट्स को कहा है, क्योंकि फ़ीस के रेगुलेशंस जो हैं वो स्टेट अथॉरिटीज़ बनाती हैं, तो इसलिए वो फ़ीस की रेगुलेशंस वो अमेंड करेंगे और उसके मुताबिक बेहतर और अच्छी फ़ीस मिलनी शुरू होगी। तो आज मुझे लगता है कि जिस तरह हम देखें दिल्ली में तो शायद कोई वकील छोटी फ़ीस में काम करने के लिए तैयार ना हो, इसलिए दिल्ली का रेट थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन कई ऐसी जगह हैं देश में जहाँ गांव में या मुफस्सिल कोर्ट्स हैं, वहाँ पे एक मुनासिब फ़ीस पर भी लोग जो हैं काम करने को तैयार होते हैं। तो वो फ़ीस भी हमने उसको बढ़ाई है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो इम्प्रेशन है कि लोग जो हैं वो अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं सामने ये काम करने के लिए, वो सही नहीं है। क्योंकि अब चूँकि फ़ीस भी अच्छी मिलने लगी है तो मुझे यकीन है कि अच्छे वकील सामने आएंगे। जस्टिस साहब, गरीब आदमी कई बार लंबी न्यायिक प्रक्रिया के कारण निरपराध लोग, काफ़ी लोग अंडर ट्रायल्स जेलों में बंद हैं, वो या तो अच्छा वकील नहीं कर पाते या उनके मुकदमे ढंग से सुने नहीं जाते, तारीख पे तारीख लगती चली जाती है। तो विधिक सेवाएं प्राधिकरण लंबित मामलों को बंद करने के लिए क्या कोई प्रयास करता है? यदि करता है तो उसका क्या अब तक का एक्सपीरियंस रहा?
बड़े सारे इसमें स्टेप्स लिए हैं। एक तो दिल्ली में ही हमने शुरुआत की थी उसकी, जिसमें कि तिहाड़ जेल के अंदर हमने प्रोग्राम्स किए थे। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में था जब जज के तौर पे, और चेयरमैन था दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी का। तो हमने तिहाड़ जेल के अंदर 3-4 प्ली बार्गेनिंग के ऊपर प्रोग्राम्स किए थे। उसमें जो लोग छोटे छोटे मुकदमों की वजह से वो काफ़ी अरसे से जेल में थे, उनको राहत दिलाई थी। अदालत को ही कोर्ट अपना वहाँ ले गए थे तिहाड़ के अंदर, और वहाँ तकरीबन 700 लोगों को हमने उसमें राहत दिलाई थी। तो ऐसे केसेस होते हैं कि अगर सजा भी हो तो उतनी हो चुकी होती है कि जितनी कि उसको सजा, वो इतना अंदर रह चुका होता है कि अगर उसको गिल्टी भी मान लिया जाए तो फिर भी उससे ज़्यादा अंदर नहीं रहने की। तो इस किस्म के केसेस जो हैं हमने यहाँ किए, लेकिन ये सारे कंट्री में होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। प्ली बार्गेनिंग के बेसिस के ऊपर लोग जो अंदर हैं, जेलों में बंद हैं, उनको राहत मिल सकनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि प्ली बार्गेनिंग के बेसिस के ऊपर वो सिर्फ छोटे जुर्म में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो उसमें वो राहत मिलती है। जो संगीन जुर्म हैं, जो ज़्यादा सीरियस हैं, उनके लिए वो प्रोविज़न नहीं है। तो उसमें हमने कोशिश की है कि हर जेल के अंदर, जेल में जाने के लिए हमारे वकील हों जो वहाँ पे जाके जो लोग अंदर हैं उनको कानूनी मदद दे सकें। और तकरीबन हर जगह एक लीगल एड क्लिनिक जेल के अंदर रखा है, ताकि जो कैदी है वो उसको अपने केस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उससे पता लगे, अपने वकील से बात करनी हो तो उसके ज़रिए करे। तो चुनाचे ये है, लेकिन उसके बावजूद केसेस जो हैं वो डिले होते हैं, क्योंकि जजेस की तादाद कम है, मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं। हाई कोर्ट है या सेशन कोर्ट है, मुकदमे काफ़ी तवालत में रहते हैं, लंबे होते रहते हैं। उसके लिए कई कारण हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंसाफ जल्दी मिलना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए, और अगर डिले होता है तो उसका मतलब है कि इंसाफ से इनकार किया गया है। और इंसाफ तो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि किसी को मेडिकल एड का इम्पॉर्टेंट है। या सर, लीगल सर्विस एक्ट 1987 के तहत नालसा जो है वो सोशल जस्टिस जैसे विषयों पर भी दखल दे सकता है। इसमें आपका कितना अनुभव रहा है? सोशल जस्टिस एक्ट के रेगुलेशंस जो बने हैं उसके तहत तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ जो हैं वो पिछड़े वर्गों के लोग जो हैं उनकी मदद के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तक फाइल कर सकते हैं। कई पिटिशंस हुई हैं ऐसी भी जिसमें कोर्ट्स उन्होंने इंटरवीन किया है। कोशिश तो ये होती है कि आप अगर गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसा मसला जुड़ा हुआ है तो आप गवर्नमेंट के साथ टेकअप करो और कहो कि साहब आप इन लोगों को खाओ, स्कूल है या कोई पानी है पीने का या कोई और मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, किसी कोई ऐसा जो कि हक बनता है शहरी का या किसी गांव में रहने वाले इंसान का, उसे नहीं मिल रहा, तो वो इशू जो है गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ के पास उठाया जा सकता है। लेकिन अगर उसके बावजूद कई दफ़ा ऐसा होता है गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, रिस्पांस उनका बड़ा पुअर होता है, तो उस किस्म की सूरत में ये इख्तियार दिया गया है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को हाई कोर्ट में जाके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तक फाइल करें, ताकि गरीब जो है उसको कोई परेशानी ना हो, उसका हक उसे दिलाया जा सके। तो ये बेज़बान लोगों के लिए ज़बान बन के अदालत में पेश होना भी जो है ये काम एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटीज़ को दिया गया। इसमें हमने बहुत से केसेस किए, जैसे ट्रांसजेंडर्स का एक केस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। उसके अलावा सेक्स वर्कर्स के केस हुए हैं, चाइल्ड लेबर के केसेस हुए हैं, अपना मेंटल हेल्थ के लोगों के सिलसिले में केसेस हुए हैं। बहुत से केसेस हुए हैं जिसमें कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या नालसा ने इंटरवीन किया है, कोर्ट्स में जाके कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन को इन्वोक किया है और उसमें कोर्ट ने भी किया हो। तो एक सोशल जो एक्शन लिटिगेशन है उसका भी एक दायरा है, उसमें ही काफ़ी काम हुआ है। और मुझे लगता है कि वो तभी होता है जब लीगल सर्विस अथॉरिटी मजबूर हो जाए वैसा करने में। लिटिगेशन हम तो चाहेंगे कि लिटिगेशन की ज़रूरत ही ना हो। अगर किसी का हक बनता है, किसी गरीब तबके का हक बनता है, तो हुकूमत को चाहिए कि उसको हक दें। तो हम तो उसकी तरफ से सिर्फ इतना कहते हैं कि साहब इनका ये हक बनता है, इनको दीजिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट न दे या कोई ऐसी कोई परेशानी हो कि साहब
गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करती तो फिर ये भी हक है कि साहब उस मसले को आप अदालत तक ले जाओ, जो हम कर रहे हैं। न्यायाधीश महोदय, हर राज्य में जो उच्चतम न्यायालय है जी, वहाँ पर आपने लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ कायम की हुई हैं जी। तो वहाँ की मॉनिटरिंग या वो कैसा काम कर रही हैं या उन्हें कोई और गाइडेंस चाहिए तो सेंटर से NLSA किस तरह से उसकी ऐसे होता है कि हर साल सेंट्रल अथॉरिटी की 2 मीटिंग्स होती हैं जिसमें तमाम स्टेट अथॉरिटीज़ की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है और जहाँ पे काम कम हुआ है उनको कहा जाता है, उन्हें दिखाया जाता है कि ये काम आपने कम किया। जैसे कि मान लो किसी प्रोग्राम के लिए पैसे अलॉट हुए हैं स्टेट को और उन्होंने नहीं खर्चे, तो उसका मतलब है उन्होंने उस तरफ तवज्जो नहीं दी है। हम उनको बताते हैं कि साहब आपका पैसा लैप्स हो रहा है, आपको इस एरिया में इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए था। तो एक तो उनका ध्यान उस तरफ हम दिलाते हैं। दूसरा जो होता है वो रीजनल मीट्स होती हैं जिसमें मान लीजिए साउथ रीजन है तो उसमें साउथ के जो 4 या 6 स्टेट्स हैं उनके जो लोग आके वहाँ पे रिव्यू करते हैं। तो काफ़ी क्लोज मॉनिटरिंग होती है और एक किस्म का हर महीने रिव्यू वो उनका काम जो है वो होता रहता है। रिपोर्ट्स आती रहती हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास एक सिस्टम है जिसमें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम पूछ लेते हैं, इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। बल्कि अब तो काफ़ी इजी हो चुका है, टेक्नोलॉजी की वजह से सब फिगर्स हमारे पास आ जाती हैं और जहाँ कहीं हमें लगे कि ये काम सही नहीं हो रहा तो हम उसमें ज़रूर इंटरवीन करते हैं और इन्हें काम करने के लिए कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारा सुपरवाइजरी कंट्रोल है वो बहुत इफ़ेक्टिव है और चूँकि हाई कोर्ट जजेस इसको देखते हैं और चीफ जस्टिस देखते हैं, न सिर्फ नेशनल मीट में या रीजनल मीट्स में या कॉन्फ्रेंसेस में या सेंट्रल अथॉरिटी की मीटिंग में, बल्कि चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस में इन इश्यूज़ के ऊपर डिबेट होती है कि आपने लीगल एड के मुतल्लिक क्या किया और कहाँ पे कमी रह गई। इसके अलावा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ पे इवैल्यूएशन होती है, वो बताते हैं कि साहब आप करिए। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जो है वो इन्वॉल्व होती है, उनके प्रोग्राम्स भी होते हैं उनसे। तो काफ़ी मल्टी प्रोंग्ड अपना सुपरवाइजरी कंट्रोल रहता है इन एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो मुझे लगता है कि काफ़ी क्लोजली मॉनिटर्ड एक्टिविटी है ये ऐसा नहीं है कि साहब जिसमें कोई अगर काम ना करे तो उसका किसी को पता नहीं लगेगा। सर, यदि कोई आम आदमी आज हमारा ये प्रोग्राम सुन के वो चाहे कि मैं फ्री लीगल एड सर्विस का लाभ उठाना चाहूँ तो वो किस तरह से और कहाँ अप्रोच कर सकता है, कैसे वो आप तक पहुँचे? वो स्टेट्स में हैं, वो डिपेंड करता है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो हैं उसके हेड हैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब। अगर किसी ताल्लुक़ में हैं वो तो वहाँ पे ताल्लुक़ लीगल सर्विस अथॉरिटी, वहाँ पे जज साहब जो हैं सिविल जज, उनके पास जा सकते हैं। और अगर किसी गांव में है तो जो नियरेस्ट उनका लीगल एड क्लिनिक है वो वहाँ जाके उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन के केस की नवैयत क्या है, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कहाँ है, उसकी सॉल्यूशन कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी या लोअर कोर्ट में होगी, वो मशवरा जो है ये लोग उसे देंगे और हमारे लीगल एड लॉयर्स जो हैं वो उसको गाइड करेंगे। तो कहीं अगर कोई सुनवाई ना हो तो आप उन्हें कह सकते हैं कि हमारे नेशनल हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 15100, उसके ऊपर वो कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे हेल्पलाइन जो है उसको गाइड कर सकती है, उससे मदद कर सकती है। आप एक लंबे अरसे से न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हैं जी। कोई एक ऐसा मुकदमा, कोई एक ऐसा निर्णय जिसमें आपके न्यायमूर्ति के भीतर बैठे न्यायमूर्ति ने खुशी जाहिर की हो और आपको आत्मसंतोष हुआ हो कि ये एक ऐसा केस था जो आज मैंने निर्णय लिया? मुकदमाबाजी होती है ना, वो एक बीमारी की तरह होती है और जैसे किसी डॉक्टर को किसी मरीज़ का इलाज करने पर उसकी सेहतयाबी से उसे खुशी होती है, अपने आप की कामयाबी का एक एहसास होता है कि मैंने इसे बीमारी से निजात दिलाई। उसी तरह कोई भी जज जो है वो जब किसी मुकदमे का निपटारा करता है तो उसे भी एक रूहानी खुशी हासिल होती है। वो ये समझता है कि साहब जिसका जो बनता था वो मैंने दे दिया। और
मैं बेबाक हो गया। तो अपने फ़र्ज़ से बेबाक होना यानी उससे सबकदोश होना, उससे सेटिस्फाई होना, एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है जजेस के लिए। आप ये मानिए कि जज लोग जो है ना, उनको जो तनख्वाह मिलती है उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। सेटिस्फेक्शन जो है वो जॉब से होती है, काम से होती है। तो जितना वो काम करता है, जितने मुकदमे का फैसला वो करता है, उतनी ही ज़्यादा उससे सेटिस्फेक्शन होती। तो हर वो मुकदमा जो करता है उसको चूँकि उस सिस्टम से उस मुकदमे को निकालता है और जिसका जो बना है उसको देता है, तो उसे खुशी हासिल होती है। यही तो सस्टेन करती है, यही जो चीज़ है ये जजेस को और ज़्यादा काम करने में ये इंस्पायर करती है। तो मुझे लगता है कि एक नहीं बल्कि हर वो मुकदमा जो आपके हाथ से फैसला होता है वो एक आपके लिए एक सेटिस्फेक्शन, आपके लिए तसल्ली का एक बायस बनता है, आपकी जो एहसास है उसको बढ़ाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि साहब मैं आपको बताऊं, केसेस तो मैंने हज़ारों देखे होंगे, लाखों नहीं तो, और हज़ारों फैसले किए होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप ये कहें कि साहब क्या फीलिंग है, तो यही कहूँगा कि हर केस जो हमारे सिस्टम से बाहर जाता है या जिसे बाहर भेजता हूँ इंसाफ करके, उसका फ़ैसला करके, वो एक बजाते खुद सेटिस्फेक्शन का एक सोर्स बन जाता है मेरे लिए। और मैं समझता हूँ मेरे लिए नहीं बल्कि हर वो आदमी, खा वो जज है या वकील है, वकील के लिए भी, मैं वकील भी रहा हूँ 22 साल, मैंने वकालत भी की है। तो मुझे तब भी जब आप एक मुकदमा जो उसका एक निपटारा होता है, ख़त्म होता है वो, तो एक किस्म की निजात मिलती है लिटिगेंट को भी। कम से कम एक स्टेज खा आप हारे हैं या जीते हैं तो आपको मालूम है कि ये आखिरी कोर्ट नहीं है, उस कोर्ट से निकल गया मुकदमा तो अगली कोर्ट में चले गए, तो वो आदमी देखता है कि चलिए यहाँ से तो खलासी हुई, यहाँ से तो छुटकारा हुआ, अगली अदालत में देखेंगे। तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है, एक स्टेज तो निकला। तो इस तरह मुझे लगता है कि यही चीज़ें हैं जो हमें सस्टेन करती हैं और इसी के सहारे हम काम करने में। भारत की न्याय प्रणाली को लेकर के अक्सर कुछ लोग प्रश्न उठाते रहे हैं कि ये डिले कर देती है, बड़ी पेचीदा है, आम आदमी खुद पेश नहीं हो सकता, वकील के ज़रिए आना चाहिए, और काफ़ी कुछ इसमें संभावनाएं हैं सुधार की। आप अक्सर अनेक मंचों से उस सुधार की बात करते रहे हैं। कितना सुधार हो पाया है और कितनी गुंजाइश और बचती है अभी? जहाँ तक तो जजेस का ताल्लुक़ है, हम तो ये कहेंगे कि पिछले 60-70 सालों में जितना काम जजेस ने किया है और जिसकी वजह से आज जजेस की क्रेडिबिलिटी, उनकी जो मकबूलियत है, उनकी पॉपुलैरिटी या उनकी सिस्टम के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी बरकरार है, वो इसीलिए है कि इन्होंने अपना किरदार सही रखा है और काम किया है। अब सवाल ये है कि ये जो प्रोसेस है इसमें सिर्फ जज ही इन्वॉल्व नहीं होते, इस पे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जजों के अलावा तो बार है, वकील हैं, वकला साहिबान। जब तक वकील कोऑपरेट नहीं करे आपके साथ, तब तक जज जो है मजबूर हो जाता है। आज एक वकील साहब बीमार हो गए, कल उसके कोई हो गया, कल परसों कोई और कुछ ने बहाना डाल दिया। तो चुनाचे ये कई दफ़ा वकीलों की वजह से भी, उनकी कोशिश की वजह से मुकदमे जो हैं वो ढीले पड़ते हैं, लंबे होते जाते हैं। आप क्रिमिनल केस की बात करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो अगर गवाह पेश नहीं कर सकें क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो गवाह को नहीं लाया और अदालतों में जनाब तारीख पर तारीख पड़ रही है क्योंकि पुलिस वाला जो है जिसने समन को सर्व करना है उसके पास वक्त नहीं है, वो समझता है कि साहब ये इतना ज़रूरी काम नहीं है, तो उसकी वजह से तवालत होती है। बल्कि हर स्टेज के ऊपर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है। उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। हमने जजेस की ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स किए हुए हैं, हम उनको ट्रेन करें। एक टाइम था जब जजेस को ट्रेन ही नहीं किया जाता था, अब हर स्टेट में जुडिशल एकेडमीज़ बनी हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जजेस को इंस्पायर किया जाता है और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करो, क्वालिटी इम्प्रूव करो। और काफ़ी हद तक चूँकि ये समाज में क्रिटिसिज्म रही है कि साहब डिले होती है, इसलिए जजेस के अंदर भी एक भावना है कि साहब वो क्रिटिसिज्म जो है उसको दूर किया जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास 3 करोड़ मुकदमे हों और हर साल 2 करोड़ मुकदमे नए आ रहे हों और 5 करोड़ मुकदमे आपने हैंडल करने हों, तो फिर कितने जज चाहिए आपको? इस देश की आबादी को देखते हुए आपके पास सिर्फ 12 या 15 जज हैं 1 मिलियन, यानी 10 लाख
लोगों के पीछे आपके पास सिर्फ 12 जज हैं। अमेरिका में उन्हीं 10 लाख लोगों के पीछे 150 जज हैं, और दूसरे मुल्कों में किसी के पास 130 हैं, किसी के पास 120 जज हैं 10 लाख के लिए। आबादी और जजों के बीच में जो तनासब है, जो रेशो है, वो हमारा बहुत पुअर है। इसके ऊपर लॉ कमीशंस ने रिपोर्ट दी हुई हैं जिनका मैंने कई दफ़ा जिक्र किया है, और हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं जो गवर्नमेंट को भेजेंगे। तो हम ये समझते हैं कि सबसे अहम कदम जो है, सबसे बड़ा कदम इसमें वो ये होना चाहिए कि जजों की तादाद बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर 5 करोड़ मुकदमे आज की डेट में कोर्ट्स में आ रहे हैं, उनमें से 2 करोड़ हम फैसला कर देते हैं, 3 करोड़ फिर भी पड़े रहते हैं, क्योंकि जितने जजेस, जितने केसेस हम फैसला करते हैं उससे बहुत कम हमारे जो दूसरे मुल्कों के जज हैं वो करते हैं। चुनांचे हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप देखें तो ऐसी बात नहीं कि साहब हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कुछ इन्फीरियर है या घटिया है। हमारी परफॉर्मेंस दुनिया के किसी भी सिस्टम के साथ आप कंपेयर करें उनसे बेहतर है, लेकिन आबादी और जो रेशो जो है जजेस की, वो चूँकि ऐसी है कि वो काम जो 150 आदमी करना चाहिए वो आज 12 आदमी कर रहे हैं, तो इस वजह से ये डिले होती है। तो मुझे लगता है कि सरकार की भी शायद कोई मजबूरी है, क्योंकि इस पे पैसा लगता है। आपने अगर एक अदालत इस्टेब्लिश करनी हो तो उसमें कम से कम आपको ज़मीन, बिल्डिंग वगैरह लगाने के लिए कुछ पैसा दरकार चाहिए, फिर उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, तो इसके लिए कोई प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि आज नहीं तो कल लोग जो हैं इस इशू को लेके बहुत ज़ोरदार अपील करेंगे कि साहब हमारे इंसाफ की जो प्रक्रिया है उसको फास्ट किया जाए, उसको स्पीडी किया जाए, और उसके लिए जो भी कदम उठाने चाहिए वो उठाने जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि साहब गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान देगी। हम भी काफ़ी अरसे से इसी उम्मीद में बैठे हैं कि हमारी जो अपील है उसके ऊपर कुछ गौर होगा। तो मुझे लगता है कि एक रियलाइजेशन है, समाज में है रियलाइजेशन कि साहब इंसाफ जल्दी होना चाहिए, और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि वो जल्दी हो। जस्टिस ठाकुर, आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। भारत में कानून का राज है, भारत की सरकार संविधान के रूप चलती है, ये आश्वासन आप देशवासियों को देना चाहेंगे? हमारे सामने हुकूमत एक लिटिगेंट के तौर पे होती है, एक पार्टी के तौर पे होती है, और हमारी नज़र में एक जो शहरी है वो जब हुकूमत के साथ लड़ता है तो हम उसे वही दर्जा देते हैं जो हम हुकूमत को देते हैं। जिसका हक जो बनता है वो हम उसके मुताबिक करते हैं। तो ये तो बुनियादी एक असूल है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि आप कितने ही ऊंचे क्यों ना हो, कितनी पदवी आपकी ऊंची क्यों ना हो, कानून आपसे फिर भी ऊंचा है। तो इसलिए कानून के मुताबिक जिसका जो बनता है उसको दिलाते हैं। उसमें हुकूमत एक पार्टी होती है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि साहब ये मुकदमा जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ है या 2 प्राइवेट पार्टीज़ लड़ रही हैं। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि बुनियादी जो सिस्टम है, जो बुनियादी ढांचा है हमारी जमहूरियत का और जुडिशल सिस्टम का, वो इतना मजबूत है कि इसमें कोई खामी नहीं है। खामी अगर कुछ है तो ये है कि साहब हमको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे देश तरक्की करेगा, जैसे जैसे लोगों में लिटरेसी फैलेगी, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, जैसे जैसे कानून बनेंगे नए नए, वैसे वैसे लिटिगेशन भी जो है वो बढ़ती जाएगी, उसकी तादाद भी बढ़ती जाएगी। तो अगर आज देश जो है डेवलपमेंट की राह पे चल रहा है, आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, अब दूसरी चीज़ें हो रही हैं, तो हमको जुडिशल साइड के ऊपर भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इस तरफ भी तैयारी ना करें तो ये बड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा। इसमें एक तरफ तो आप डेवलपमेंट चलाओगे, लेकिन दूसरी तरफ आपके अगर आज 10 साल लगते हैं मुकदमे, तो अगर वो 20 साल लगना शुरू हो जाएंगे। लिटिगेशन जो है बढ़ती जाएगी, और इस जो करंट जो सिचुएशन है उसमें फिर वो बड़ा अपना एक इम्बैलेंस सा रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट तो तभी कारामद होगी अगर बैलेंस डेवलपमेंट हो, जिसमें कि हम जुडिशल सिस्टम और इसका जो निज़ाम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी ज़रूरत के मुताबिक उसकी तरफ भी तवज्जो दें, उसको भी इम्प्रूव करें। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार और राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर भारत में आम आदमी को
शीघ्र और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की जी जान से कोशिश कर रही है, उसी में जुटी हुई है और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। इसी आशा के साथ जस्टिस ठाकुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी आप विधिक सहायता से सशक्तिकरण विषय पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक माननीय न्यायमूर्ति श्री तीरथ सिंह ठाकुर से भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रहे थे वरिष्ठ प्रसारण कर्मी भीम प्रकाश शर्मा। प्रस्तुति सहयोग कुसुम क्षेत्रीय का और प्रस्तुतकर्ता थे मनोहर सिंह रावत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।